भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए? वंडरफुल। और किसके मन में ये उत्कंठा है, किसके मन में ये क्वेश्चन है, भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ज्योग्राफी क्या है बेसिकली? ज्योग्राफी कैसे बदल गई? पिछले 20 सालों में ज्योग्राफी बदल गई है। जो आप अभी आप सविंदर सिंह पढ़ें, जीसी लियोंग पढ़ें या सुरेश प्रसाद पढ़ें, कोई भी अगर किताब पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी की जो डिफिनीशन उसमें दी है, ज्योग्राफी अब उससे अलग हो चुकी है। ठीक है, तो वो जो डिफिनीशन है वो क्या है और वो कैसे काम करती है, चलिए सबसे पहले हम इसी पर आ जाते हैं। सिलेबस सभी के पास है, इसकी समझ सभी के पास है। तो पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी रहेगा हमारा, दूसरे में पीवाईक्यू यानी कि आज ही से मैं शुरू कर दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस में जो टॉपिक है और उस पर जो क्वेश्चन पूछे गए दोनों में बहुत अंतर है, भाषा में बहुत बड़ा साजिश है। तो ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा टीचर जो पढ़ा रहा है उससे मुझे क्या क्वेश्चन पूछना है, और आपका फोकस आ जाएगा कि इस चीज पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है। देन हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी, जिस पर हम बातचीत करते रहेंगे। तो मैंने आप लोगों को एक सिस्टम दिया है, लेक्चर वाइज सारा दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, नियम है, मेहनत की है इसके पीछे, आपको प्रतिदिन इस टारगेट को पूरा करना है। करेंगे? इसके नोट्स बन चुके हैं, आपको पॉइंट वाइज नोट्स दे दिए जाएंगे, एक एक टॉपिक पे नोट्स है, आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। कोई अगर आप बुक पढ़ना भी चाहें तो सिर्फ अगर कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आप मेंस के क्वेश्चन करेंगे। और ये बुक आपके 500 के 500 क्वेश्चन आपको इस क्लास के आखिरी तक बस घोल के पी जाना है। मेंस के सारे क्वेश्चन, प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन, जो नोट्स मैं दे रहा हूं वो वेल रिसर्च है। एक एक टॉपिक मैंने इसीलिए खोल खोल के बता दिया कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। राइट, 1976 से लेकर अब तक जो भी जहां से भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। आपका एक ही काम होना चाहिए कि जब हम क्लास में इसको पढ़ाएंगे उसके साथ साथ द सेम डे आप हर लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि तुरंत हम ब्रेक में करा देंगे, इसी के ऊपर तत्काल क्वेश्चन होंगे, और अगर उसमें कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो अपनी डायरी में आप लिखेंगे। तीसरा, इसके ऊपर आने वाले मेंस के क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। जब ये 3 काम 30, 50, 20 ये कवर होगा तब एक टॉपिक तुम्हारा पूरा होगा। और सोने से पहले जो नोट्स मैं आपको हिंदी इंग्लिश में दे रहा हूं वो सोने से पहले इतने टॉपिक, अगर ये आज का दिन ओके 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 100% इक्वल टू 100% लिख दिया तो सोने का हक है, नहीं पूरा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। तो डे वाइज है, आपको कोई डाउट इसके बाद नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना काम करना है, जो आपका मन भटकता है सर आज क्या पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद के सब्जेक्ट्स का भी ऐसे ही सेम बना हुआ है, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास होगी, ठीक है। दोनों आपदा प्रबंधन जीएस पेपर 3, तो ये दोनों एक साथ आपका चलेगा, ठीक है। कोई डाउट? आप इसके अतिरिक्त समय मिलता है तो आपके पास कोई बुक्स पढ़ी हैं तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि हमने वेल रिसर्च किया है कि ये कहां कहां से यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन आते हैं। इतना कर लिया, मोर देन इनफ है तुम्हारे पास। चाहे जीसी लियोंग, सविंदर सिंह, स्टॉलर, जो भी किताबें तुम्हारी समझ में आती हैं उस सबका निचोड़ इसके अंदर है, ठीक है। आगे भी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे तुम्हें इसी दिया जाएगा। इसके साथ मैंने 100 डेज का एक प्लान दिया जिनको 24 देना है, तो अब उनको भी डाउट नहीं रह गया है कि उन्हें एक दिन में कितनी पढ़ाई करनी है। अब उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कोई भी टॉपिक समझने में, आप मुझे और मेरे मेंटर को परेशान करिए, आपका पूरा हक है। आप मुझे पढ़ाई के लिए कितना भी परेशान कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं, ठीक है। आपके पूरी पराठे का हिसाब किताब मैं ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। आपको पढ़ाई के लिए आपको जो पूछना है आप टू द पॉइंट बात करिए। सर मुझसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मुझसे आंसर नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आरएफआर में वापस आ गया मैं। कई बच्चों ने मुझसे कहा कि प्रीलिम्स को लेकर डर बन रहा है, नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, रिवीजन नहीं हो रहा है। लोग क्यों नहीं होगा? फिर कई लोगों ने कहा एनसीईआरटी पे कमांड ही नहीं है अभी तक, तो मैंने दोनों को मिक्स करके एक नया इनोवेशन किया कि आरएफआर भी करें और एनसीईआरटी पढ़कर क्यों करें, क्वेश्चन करके एनसीईआरटी क्यों नहीं कर सकते। तो आ गया मैं, मेरे पास सॉल्यूशन है, तुम तैयार हो कि नहीं हो, बस इसकी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी को, और ये बेसिस टू बेसिस चलेगा, ठीक है। इसको अगर ये एक दिन है, अगर मान लो किसी किसी में लेक्चर ज्यादा है, पॉइंट ज्यादा है, सोओगे नहीं जब तक ये पूरा नहीं होगा। बस अपने आप से एक वादा करना है,
कुछ भी हो जाए ये सारे टॉपिक मेरे पढ़े होने चाहिए। क्लास का रिवीजन करेंगे, मेरे जितने भी नोट्स होंगे वो सारे के सारे LWMI पे चलेंगे, ठीक है, यानी लेस वर्ड मोर इन्फॉर्म। मैं फ्लो चार्ट में पढ़ाऊंगा, आपके जो नोट्स होंगे वो लीनियर नोट्स होंगे, आपको वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, आपको मेंस के क्वेश्चन लगाने, आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाने, बस इतना काम खत्म। ठीक, चलो हम वापस आ जाते हैं और व्हाट इज ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी क्या है? सबसे पहले दो चीजें हैं, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ध्यान से, और मैं इसी फॉर्मेट में पढ़ाता हूं, इसको LWMI कहते हैं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, यानी कम शब्दों में मेरी जो है जानकारी होनी चाहिए। शुरू करें। समय का ख्याल रखना, एक एक घंटे पे मुझे जगाते रहना कि सर आपको क्लास अब बंद करनी है, नहीं तो आप मेरा ब्रेक खा जाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो ये शब्द जो है जियोग्राफोज, किससे मिलकर बना है? जियो यानी पृथ्वी, ग्राफोज यानी वर्णन, ठीक है। दीज आर मेड बाय द टू वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। तो जो जियोग्राफी है, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो दैट इज जियो मतलब पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। एंड ग्राफोज यानी वर्णन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब, दिस इज नोन एज ग्राफोज। तो जब ये एंशिएंट ज्योग्राफी बनी थी, जब टॉलमी अपनी बात कहते हैं, हमारे इराटोस्थनीज इसकी बात कहते हैं, जब बेसिक जो है, जब यूनानी जब उन्होंने आक्रमण करने शुरू किए, तो आक्रमण का केवल पर्पस जो था वो केवल और केवल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना था। इन आक्रमणों के साथ उनके साथ ज्योग्राफर चलते थे, वो जहां जहां वो लोग आक्रमण करने जाते थे, अपने साम्राज्य को फैलाते थे, वहां वहां की ज्योग्राफी के बारे में वो लिखते रहते थे, बताते रहते थे, यहां नदियां हैं, यहां पर्वत है। तो ज्योग्राफी में जो पहला एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं व्हाट ज्योग्राफी। व्हाट यानी क्या। तो ज्योग्राफी की जो शुरुआत होती है यानी कि वर्णन, तो मैंने जैसे कहा कि इसका वर्णन करिए, ये क्या है, ये क्या है, समझो टॉलमी ने क्या किया, इराटोस्थनीज ने क्या किया, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, कैसे, क्या है इसकी खास बात। अरे ये तो हुआ कि सीधे अरे सर ये घड़ी है, इसमें सुइयां हैं, मूव कर रही हैं, सुइयों की कुछ विशेषता है, कोई घंटे वाली है, कोई मिनट वाली, कोई सेकंड वाली है, और ये घड़ियों, इस सुइयों के मूवमेंट करने से हमें समय का पता चलता है, यही है। तो इसका सीधा सा मतलब है, यह मेरे सामने आया, मैंने इसको देखा और मैंने इसका वर्णन कर दिया एज इट इज। यही किया आपने, क्या किया। अब इसके अंदर कौन से यंत्र है, इसको आप खोलेंगे तो सर ये घड़ी है, इसमें प्लास्टिक की बनी है, इसमें जो है वो मिनट की सुई है, सेकंड की सुई है, और फलाना ढिकाना, एक और सुई दिख रही है, अलार्म की भी है ना। तो इसमें आपने मुझे सेम एज इट इज बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती है व्हाट ज्योग्राफी। यानी जब वो निकले पूरी दुनिया को घूमने, तो उन्हें पर्वत दिखाई पड़ा, इन्होंने बता दिया ये पर्वत है, ये पानी बह रहा है, रिवर है, ये प्लाट्यू है, कुछ अलग है, ऊंचा है लेकिन चपटा है, तो ये प्लाट्यू है, यानी ये पठार है, ये मिट्टी है, ये बालू है, ये टीले हैं, तो क्या किया, ये झीलें हैं, ये समुद्र है, ये सब कुछ क्या किया, जो मुझे दिखाई पड़ा मैंने उसका वर्णन कर दिया। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्थलाकृतियां, द लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। ये क्लासिक ज्योग्राफी कहलाती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिक भूगोल। जो एनसीईआरटी 11th क्लास में जो पहला ग्राफ दिया हुआ है वो इसी के बारे में दिया है, इसको हम लोग क्लासिक भूगोल कहते हैं। यानी पृथ्वी पर क्या, व्हाट, जो स्थलाकृतियां हैं मैंने उसका वर्णन किया। निश्चिंत रहे, एक एक चीज लिखाऊंगा। लेकिन समय के साथ भूगोल में परिवर्तन आने शुरू हुए। अब आप में से कोई उठा, सर ये मूवमेंट कैसे कर रही है सुइयां, ये सही समय बता रही है, क्या होगा। अब आपके दिमाग में, सर अलार्म कैसे बजता है, आवाज कहां से आती है। अब आपने क्यूरोसिटी जनरेट की, मैंने लिया पेचकस खोलना शुरू किया, और फिर मैंने देखा इसके अंदर कुछ घूमने वाले चीज बने हुए हैं, कुछ चक्के बने हुए हैं, बैटरी से पावर ले रहे हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से घूम रहे हैं, जिसकी वजह से सुइयां घूम रही हैं।
यानी अब मेरे दिमाग में इसके प्रोसेस को लेकर जन्म आ गया। यही आज की डेट में मॉडर्न ज्योग्राफी है। वो ये नहीं कहता है कि कहां क्या है, ये हिमालय है, ये पर्वत है, नदियां है, पठार है। वो ये कह रहा है कि प्रोसेस क्या है इनके बनने का, प्रोसेस क्या है। तो इसी चीज को ज्योग्राफी में लगातार बदला गया। तो ज्योग्राफी पहली चीज कहता है प्राइमरी फोकस ऑन वेयर। लिखो, भूगोल का प्राथमिक उद्देश्य वेयर यानी कहां है। तो जो ग्राफिया शब्द है, पहले ग्राफिया शब्द को समझो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। प्राइमरी फोकस वेयर, कहां। आपने देखा होगा ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैपिंग। मैपिंग को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नाम क्या है मैपिंग का? मैपिंग को बोलते हैं कार्टोग्राफी। जिसको नहीं पता लिखो, कार्टोग्राफी। जो शब्द ग्राफोस से निकला है। तो पृथ्वी को तो आप एक साथ देख नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हमने उसकी मैपिंग करनी शुरू कर दी। हमने उसका एक ग्राफ बनाना शुरू किया, संकेत बनाने शुरू किए। पर्वत हो गया, पठार, मैदान, झीलें, जो भी हमें दिखाई पड़ा, देशों की बाउंड्री, पॉलिटिकल मैप आपके कमरे में लगा होगा, फिजिकल मैप लगा होगा। सो दैट ऑल कम्स अंडर द कार्टोग्राफी। तो सबसे पहले मैपिंग हमने क्यों की? हमें यह पता लगाना था कि मेरे सामने पूरी पृथ्वी की तो हम घूम नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक मैप खोल लेते हैं। खोलते हैं, खोलो। हाँ सर, यस सर। अभी पता चल जाएगा कितने लोग ज्योग्राफी क्लास में बिना मैप के आए हैं। हाँ जी, किसके किसके पास मैप नहीं है? नहीं है? राधे राधे। पीट पीट के कर देंगे आधे आधे। हाँ हाँ, किसके किसके पास नहीं है, हाथ खड़ा करो। और अगर बॉयज हॉस्टल में किसी के पास नहीं है तो क्या करना होगा? दौड़ा दौड़ा भागा भागा सर, चलो चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ो। और ऊपर भी नहीं मिला, क्लास निकल जाएगी ना हाथ से। तो इतने लोगों के पास मैप नहीं है, तो आज के बाद मेरा मैप के क्लास में ना आए, ठीक? और नहीं है तो आप क्या करोगे? पहले तो आज अपने पड़ोसी के साथ बातचीत करोगे, उससे देखोगे, और कल से आप लेकर आओगे। कहां है तुम्हारी मैपिंग की बुक? गुड। अब इसको खोलो भी, और खोलो और पहले देखो। ये चपटा है, जो मैप है तुम्हारा चपटा है पेपर पे ना, ये 2 डायमेंशन है। हमारी पृथ्वी ऐसी है, तो हम किसी चीज को पेपर पर प्रिंट कर सकें, पेपर पर देख सकें, इसीलिए उस 3D पृथ्वी को 2D पे रखा गया। ये जो तुम्हारा पेपर, इसको क्या बोलते हैं? 2D, 2 डायमेंशनल। इसमें 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और हम इस ब्रह्मांड में जो है, इस संसार ब्रह्मांड में तो 4 डायमेंशन है, टाइम भी है, लेकिन एटलीस्ट हमारी पृथ्वी और या जो भी चीजें हैं वो एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस पर है। तो इस 3D को हम आसानी से विजुलाइज कर सकें, मैंने क्या कहा, हम किसी भी पृथ्वी की चीज को आसानी से विजुलाइज कर सकें, इसके लिए हमने एक विद्या पैदा की, एक मेथड डेवलप किया जिसको कार्टोग्राफी कहते हैं। ग्राफी जहां पर लग जाए, ठीक है, या लॉजी जहां लग जाए, वो उसके साइंस को प्रदर्शित करता है। और ग्राफी मतलब रेखाओं के माध्यम से, ग्राफी मतलब रेखाओं के माध्यम से। तो हमने इस 3D को 2D में रिप्रेजेंट किया ताकि विजुअलाइजेशन हो सके। अब मैं आपसे कहूं वो फलाना अटाकामा माउंटेन, फ्यूजियामा, अब आप कभी गए नहीं, आपने देखा ही नहीं, लेकिन अभी आप हिमालय भी नहीं गए होंगे। वृहद हिमालय कौन कौन गया है? वृहद हिमालय, माउंट एवरेस्ट, किसका आना जाना होता रहता है? नहीं ना, लेकिन आप इस मैप के थ्रू जान सकते हैं। सो अगला डिफिनीशन लिखो, व्हाट इज ज्योग्राफी? पहला क्या था हमने देखा? पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, क्लासिक ज्योग्राफी। दूसरा लिखो, ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस। ज्योग्राफी इज विजुअल साइंस। भूगोल
एक दृश्य विज्ञान है। भूगोल एक दृश्य विज्ञान है। क्लियर? यानी ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस, यानी भूगोल को समझने के लिए हमें उसे देखना बहुत आवश्यक है। देखने की इसी विद्या को हमने किस नाम में डेवलप किया? मैपिंग के नाम से। तो प्राइमरी फोकस ज्योग्राफी का क्या था? जब हम इस संसार को घूमने निकले, घुमंतु के रूप में हम गए, तो हमने समय समय पर जहां जहां गए हमने चीजों को कलेक्ट किया। तो फर्स्ट ज्योग्राफी हमारी हुई ज्योग्राफी ऑफ द वेयर, यानी कहां। लिखो, प्राइमरी फोकस ऑफ ज्योग्राफी और वेयर, कहां कहां। चलिए, तो ज्योग्राफी हमें क्या बताता है? पहला, ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें मैपिंग की बहुत आवश्यकता है। ज्योग्राफी हमें वाटर के बारे में बात करता है, जल राशियों के बारे में, फूड के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, सिटीज के बारे में। लिखो, तो ज्योग्राफी के सब अंग हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी में तुम्हारे बारे में इसमें थोड़ा सा दिया है, लेकिन इतना विस्तार से नहीं दिया हुआ है। तो कहां पे जल है? जैसे मान लीजिए, जल की बात क्यों मैंने की? जब आपने कृषि शुरू की, सारी सभ्यताओं के इतिहास में आपने देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सभी किसके किनारे थी? नदियों के किनारे। तो मनुष्य इतिहास का जो सभ्यता का प्रारंभ ही हुआ वो जल राशियों के किनारे हुआ है। तो मनुष्य ने सबसे पहले किसकी मैपिंग की? जल राशियों की। तो वेयर इज वाटर? हम घर में भी तो पूछते हैं, प्यास लगता है, वेयर इज द वाटर? तो तुम्हारी कृषि सभ्यता एक ही प्रश्न पूछती है, वेयर इज द वाटर? पानी कहां है? क्योंकि वही हमारी सभ्यताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो, मैं अपने सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, वाई, 3 रीजन बताओ सभ्यताएं पानी के किनारे क्यों बसी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी के किनारे। 3 रीजन दो, कॉपी में लिखो, शुरू करो, बोलो नहीं, बोलना बंद, लिखना शुरू। 3 रीजन दो, 3 पॉइंट लिखो। सब लोग लिखें। हमारे ऑनलाइन के एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब भेजा, बिल्कुल सही। हो गया? क्या लिखा? रुद्र, तुमने क्या लिखा? एक तीसरा पॉइंट सही से लिखो। क्या लिखा तुमने? पानी कृषि के लिए, और ठीक है, 2। तो ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया, खत्म हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा? कोई बताएगा तीसरा पॉइंट? सिर्फ तीसरा पॉइंट। सिमरन से पूछते हैं। सिमरन बताओ बेटा।
एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए वो हमने लिख दिया, दैट इज इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर इज द सेम थिंग। तो तुम क्या करोगे, जानवर पकड़ खा जाओगे मिर्ची खाते? तीसरा क्या पॉइंट है तुम्हारा? और कौन बताएगा? वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, उसमें अलग अलग नहीं करोगे। यस, नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, कृषि आखिर करोगे कहां? उसके लिए तुम्हें फर्टाइल सॉइल चाहिए ना, और हिस्ट्री की क्लास में लिखाया था ये पॉइंट। 6th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर यही बात लिखी हुई है, वाई पीपल लिव नियर टू द रिवर्स। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है ये, कि लोग जो है वो नदियों किनारे की ओर। पहला, नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, जो बिना फर्टिलाइजर के हर साल वो नवीकृत यानी कि रिन्यूएबल होती है उसकी, उससे कृषि अच्छी होती है, और कृषि ही हमारे प्राचीन सभ्यताओं का आधार था। फिर आपको ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर चाहिए होता है, पीने और सिंचाई के लिए, दूसरा नदियां। तीसरा, परिवहन के लिए सबसे अच्छे साधन कौन से थे? नाव हुआ करते थे, वो जलमार्ग परिवहन, वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन वर द बेस्ट वे, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज नहीं होती थी। तो ये 3 फोकस रीजन थे। तो ज्योग्राफी हमें जल राशियों के बारे में बताती है। दूसरा, फूड, यही कहना था जिसकी वजह से सोसाइटी का निर्माण हुआ, क्योंकि जब किसी समाज के पास खाने की सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी नहीं होती तो वो घुमंतु हो जाता है, और जब वो घुमंतु हो जाता है यानी वो नोमैडिक हो जाता है, तो वो किसी खास संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। अगर आपको किसी खास सभ्यता को जन्म देना है तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, और रुकने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? खाद्य सुरक्षा। जब आप रुकोगे तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सबको जन्म दोगे। हमें सिटीज के बारे में, ट्रेड के बारे में, हमें ट्रेड रूट्स के बारे में, चाहे वो रेशम मार्ग हो या कोई भी ऐसी चीज हो, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हाँ, मैं क्लास में बैठा और मैंने बोल दिया, अभी मिल जाएगा तुम्हें थोड़ी देर में, मेल चेक कर लेना, ठीक है। सबसे बड़ी बात, हमें उद्योगों को आगे ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, यानी रॉ मटेरियल। इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? एक ज्योग्राफी को हम लोग बोलते हैं वेयर। जैसे आप कहते हैं कि सर कुडप्पा की चट्टानें कहां है? भारत में लोहा कहां पाया जाता है? छोटा नागपुर का पठार कहां है? भारत में कोयला कहां पाया जाता है? सो फर्स्ट थिंग, ज्योग्राफी में आप यही क्वेश्चन पूछते हो, सर झीलें कहां है, नदियां कहां है, जल स्रोत कहां है, जलप्रपात कहां है, वाटरफॉल्स कहां है, ये क्वेश्चन पूछते हो। भारत में रबी की खेती कहां होती है, जायद कहां होता है, खरीफ कहां होती है, यही क्वेश्चन पूछते हो। लाल मिट्टी कहां पाई जाती है, लेटराइट कहां पाई जाती है, एलुवियल कहां पाई जाती है, ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है, क्या पूछते हो? ये क्वेश्चन पूछते हो। सर हिमालय कहां पाया जाता है, अरावली कहां है, नर्मदा कहां है, सतपुड़ा कहां है, सह्याद्री कहां, ये क्वेश्चन पूछते हो। फलाने वन कहां, नेशनल पार्क कहां है, ये क्वेश्चन पूछते हो। सो ज्योग्राफी, जो प्राइम ज्योग्राफी है वो है वेयर ज्योग्राफी, यानी भूगोल में कौन कहां है। लेकिन केवल यही ज्योग्राफी नहीं है, अब ज्योग्राफी यहां से शुरू होती है। ये हो गया ज्योग्राफी में कहां क्या है, कहां क्या है। आपने कहा उत्तर में क्या है, कहां? उत्तर में, नॉर्थ में क्या है? ग्रेट हिमालयाज हैं। तो ये जब कहां और क्या मिलता है, कहां क्या है, ये हमारी प्राइम ज्योग्राफी रही। दिस इज नोन एज आवर प्राइम ज्योग्राफी। अब जब हम इसके आगे गए तो हमने कुछ और चीजें देखी। ह्यूमंस, समय के साथ जब हमें खाद्य सुरक्षा मिल गई, हमें फूड सिक्योरिटी मिल गई, हमारा समाज सुरक्षित रहने लगा, हमारी आबादी बढ़ी, ठीक है, हमने सभ्यताओं का निर्माण किया। अब धीरे धीरे मनुष्य और प्रकृति यानी ह्यूमन और जो एनवायरमेंट का रिलेशनशिप है उसमें ह्यूमन डोमिनेंट होने लगा। फिर देखो, उसने हाथी भी पाल लिए, घोड़े भी पाल लिए, बैलों से खेती कराने लगा, उसने जो है हथियार बना लिए, उसने पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए, झाड़ियां काटनी शुरू कर दी, आग की खोज कर ली, जलाकर भस्म कर दिया।
हथियारों की खोज की, बड़े बड़े जानवरों को मारने लगा जो उसकी क्षमता से बाहर थे। तो धीरे धीरे इस पूरी स्पेसीज में सबसे पावरफुल कौन हो गया? ह्यूमन। हम भी एक स्पेसीज ही है, लेकिन हम पावरफुल हो गए। अब जब ह्यूमन पावरफुल हो गया तो वो अपनी ज्योग्राफी को डिटरमाइन करने लगा। वो ज्योग्राफी को डिटरमाइन करने लगा और ज्योग्राफी को चेंज करने लगा। जैसे आज रशिया यूक्रेन की ज्योग्राफी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अमेरिका सीरिया और लीबिया की ज्योग्राफी चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? कल हो सकता है हम भी पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेंज कर दें। या 1947 में अंग्रेजों ने कम से कम भारत की ज्योग्राफी तो चेंज कर दी थी। भारत को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था, 3 हिस्से टोटल हो गए थे। हुआ था ना? तो जो ज्योग्राफी है और जो मनुष्य है, अब मनुष्य और ज्योग्राफी का रिलेशनशिप एक डायनेमिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नोन एज डायनेमिक रिलेशनशिप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वॉर किस लिए होती है? ज्योग्राफी को चेंज करने के लिए। क्या चाहता है रशिया? क्या चाहता है इजराइल? कहता ना कि गजा में कल देखो कितने लोगों को मार दिया उसने। बोला जब तक गजा पे हम नियंत्रण नहीं कर लेंगे, इसका मतलब क्या है? इसके बाद गजा हमेशा के लिए उसकी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? सीमाएं जिसका रेखांकन किया जा सकता है वो चेंज हो जाएंगी। 1947 से पहले भारत कैसा था? अखंड भारत। 1947 में एक रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ कर दी गई और भारत क्या हुआ? विभाजित हो गया। आज बांग्लादेश एक हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह गाजा स्ट्रिप ड्रॉ कर दी गई। इसी तरह दुनिया में ये लाइनें या तो बनाई जाती हैं या मिटाई जाती हैं। सो ज्योग्राफी में एक बड़ा परिवर्तन आता है जब ह्यूमन आगे बढ़ता है और ह्यूमन ज्योग्राफी को गवर्न करता है। और एक नया शब्द आता है जियो पॉलिटिक्स, जियो कल्चर, जियो हिस्ट्री। तो मनुष्य और उसका स्थान किस प्रकार आपस में संबंधित है। लिखो नेक्स्ट, ह्यूमन। हाउ ह्यूमन एंड प्लेस, ह्यूमन के नीचे अंडरलाइन करो, ये वेरिएबल है, ये डायनामिक है। कभी इसी ने जोड़कर यूएसएसआर बनाया था और आज यूएसएसआर के एक भाग पर अटैक हो रहा है। तो जोड़ो तोड़ो इसका काम धाम बना रहता है। हाउ ह्यूमन एंड प्लेस, ज्योग्राफी में एक वर्ड यूज होगा प्लेस, ठीक है, स्थान, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर रिलेटेड और इंटरेक्टेड, दो चीजें, दो वर्ड यूज किए हैं। एक एक शब्द को ध्यान से देखना। मनुष्य और उसका स्थान किस प्रकार संबंधित और अंतर संबंधित है। संबंधित और अंतर संबंधित है, ये दो वर्ड हैं, रिलेटेड एंड इंटरेक्ट। इंटरेक्ट एक डायनेमिज्म है, ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में यहां से आ रहे हैं। हाउ टू इंटरेक्ट योर ज्योग्राफी। जब इंटरेक्शन करते हो तो इससे पहले जो चीजें मैंने बताई, कच्चा माल, पानी, खाना, सुरक्षा, सीमा, सिक्योरिटी, ऑल आर द पार्ट ऑफ इंटरेक्शन। हाउ यू इंटरेक्ट योर बॉर्डर्स। आज अगर न्यूज़पेपर खोलोगे, है न्यूज़पेपर, है न्यूज़पेपर, खोलो जरा, उसमें भारत म्यांमार सीमा के लिए एक आया है न्यूज। क्या हो गया? आया है, क्या है? खोलो जरा, पढ़ो। और आज से जियो पॉलिटिक्स की सारी न्यूज आप इंटरेक्ट करोगे, टिक मारोगे, सभी प्लेसेस जहां भी आए उनको देखने की आदत डालोगे। क्वेश्चन पूछूं विक्की? अभी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की, कहां हुई? अयोध्या में। अयोध्या के समस्त जो उसके आसपास के जिले, उनके नाम बताओ जो उसके साथ उसके बॉर्डर शेयर करते हैं। सारे नाम बताओ। अयोध्या से कोई नहीं खोलेगा, मोबाइल टूटेगा, बुक फटेगी, कोई फायदा नहीं है। कितने दिनों से सुन रहे हो? रामलला का विग्रह हुआ है, पता ना दुगने अबर क्या। मुझे बताएं, अयोध्या की ज्योग्राफिकल पोजीशन में उसके साथ सटे हुए जो जिले हैं, किन किन जिलों से वो अपनी सीमा को साझा करता है? पिटोगे,
सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। सुखी रहे तुम लोग, अपने शिक्षकों को बहुत ज्ञान दिया तुम लोगों ने, हमें भी दो थोड़ा। रूल नंबर 1, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। तो आज के बाद किसी प्लेस, नियम लिखो अगर क्लास में ज्योग्राफी के मास्टर बनना है तो, इसके बाद ज्योग्राफी दोबारा नहीं पढ़नी है। इसके बाद कोई मिल जाए कोने में ले जाकर पढ़ा दो उसको, ये होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहेगा ना? इसके बाद ज्योग्राफी नहीं पढ़नी दोबारा तुम्हें, सिर्फ क्वेश्चन करना है, मार्क्स उठाने हैं। याद है? चलो बताओ, बेटी बताएगी वो पीछे। हाँ बताओ बेटा। अयोध्या की सीमा सीधे लखनऊ से लगती है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट खत्म कर दिया गया। ऐसा रावण हंसा था ना, मैं हंस रहा हूं। दशानन, है ना? सोचो तुम सही जवाब नहीं दे पा रहे हो। इंटरव्यू में पूछा गया, अभी चल रहा है ना, यूपीएससी के इंटरव्यू में चल रहे हैं, पूछा गया प्रश्न एक स्टूडेंट से, एक क्वेश्चन पे तुम्हारा जीवन बन सकता है, बिगड़ सकता है। कितने दिनों से हम लोगों ने यात्रा निकाली, भोजन करा दिया, तुम्हें यही नहीं पता कि वो डिस्ट्रिक्ट किसी के साथ शेयर होता है। गलत है कि नहीं है? तो पहली चीज फिर से लिखो, ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस। इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ो। हाउ ह्यूमन दैट वी, हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने कहा, हम बड़ी बड़ी बातें की कि राष्ट्र मंदिर है, फलाना मंदिर है, ज्योग्राफी तो बताओ, ज्योग्राफी तो बताओ, सीमाएं किसके साथ लगती हैं। तो ज्योग्राफी सबसे पहले क्या है? विजुअल साइंस है। तो प्लेसेस जहां ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है, पहले तुम विजुअलाइज करोगे, पहले विजुअलाइज करोगे। क्लियर? कोई भी अखबार में कुछ भी आ रहा है, सबसे पहले मैप उठाओगे, गजा, गजा कहां है? अभी किसी को खड़ा करके गजा बनवा लूंगा, नहीं बना पाओगे, 2 महीना हो गया। गाजा स्ट्रिप की साउथ लोकेशन, नॉर्थ लोकेशन बनवाने जा रहा हूं, बनाओगी? अच्छा, इजराइल की लोकेशन ड्रॉ कर दो भूमध्य सागर में, उसका सिनाई प्रांत क्या भूमध्य सागर को टच करता है या वो गजा को टच करता है? बस इतना बता दो बेटी। इतनी चर्चा चल रही सिनाई प्रांत को लेकर, तुम्हें पता ही नहीं कहां है। इसी वजह से तुम पेपर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो, पेपर तुम्हारे लिए बोझ, इंफॉर्मेशन का एक पुलिंदा बन जाता है। पहले विजुलाइज करो। हाँ बेटा, गोलान हाइट्स की लोकेशन कहां अभी? जेरूसलम की लोकेशन कहां है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बस इतना ही बता दो मुझे। किसको किसको याद नहीं कि गोलान हाइट्स पे क्वेश्चन आ चुका है? अक्सर चर्चा में रहने वाला गोलान हाइट्स कहां है? इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। किसको नहीं याद है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है? जिसको आप, पहला नियम ही है न्यूज़पेपर में किसी स्थान, ये डिफिनीशन बहुत ध्यान से लिखो, कि जहां पर भी प्लेस आ गया है, रिलेटेड और इंटरेक्टेड, ये 2 वर्ड हैं, आपको सबसे पहले मैप पे विजुअलाइज करना है। मैंने बहुत पहले, जब हमारा पुराना हॉस्टल था गुरुकुल में, ये नियम सिखाया था। याद दिलाऊं, वीडियो मेरे पास अभी भी है। एक गेम खेलने के लिए बताया था कि मैप के गेम खेला करो 10 मिनट निकाल के, लेकिन गुरुकुल के कुछ बहुत मेधावी छात्रों ने गुरुकुल के नियमों की अंत्येष्टि कर दी थी। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, और फिर अपने सपनों का कर रहे हैं वो। आज वही सबसे बड़े हिस्ट्री सीटर हैं, वो वही सबसे बड़े उपद्रवी हैं। फर्स्ट रूल याद रहेगा, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी प्लेस है जो हमारी इंपॉर्टेंस के लिए है, नेशनल और इंटरनेशनल, प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, उस जगह को देखो। प्रधानमंत्री जब 11 दिन के व्रत में थे तो दक्षिण भारत के कई मंदिर गए। पहली शुरुआत उन्होंने की थी साउथ, फेंक के मारे नॉर्थ तुम्हारा सामने आ जाएगा, नॉर्थ यानी ऊपर खुल जाएगा सर।
कर्नाटक गए नहीं थे, महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र तुम्हारा दक्षिण में है, कुछ भी तुम लोगों को याद नहीं है। और वो आर्किटेक्चरल मार्वल है ये सारे, जहां जहां वो गए। अब फिर तुम कहते हो सर आर्ट एंड कल्चर कौन पढ़ाएगा? तुम्हें पढ़ा करेंगे क्या? तुम सोच रहे हो आर्ट एंड कल्चर कोई सब्जेक्ट है? मुंह बनाए घूमते हो, कोई अच्छा टीचर लेकर आइए, क्वेश्चन नहीं हो रहे। कहां से होंगे तुमसे क्वेश्चन? तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो या तुम अभी जो है टूडलर हो, बेबी सिटिंग करने आए हो? तुम्हारी ये टेंशन पड़ी हुई है कि एबीसीडी किसने नहीं पढ़ा। तुम अभी मानसिक रूप से वही हो। तुमने ध्यान ही नहीं दिया, जहां जहां वो गए थे वो सारे के सारे आर्किटेक्चर मार्वल्स हैं। और वो जब गए तो उन्होंने एक लाइन बोली वहां पर कि हमारे मंदिरों में वास्तुकला भरी हुई है। और भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूं, जो चर्चा में वो पर्चा में है, वही उठाएगा और वही तंजवर के मंदिर पे उसके आर्किटेक्चर को पूछ लेगा कि शासक ने बनवाया, क्या उसकी खास बात है, शैली क्या है। और तुम कहोगे हाँ हमने जो पढ़ा था उसमें से तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया, कि 10 साल पुराने नोट्स पढ़ के तुम आईएएस बनना चाहते हो। जबकि वो बता रहे कि क्वेश्चन हम बनाते जा रहे हैं। बेटा ये ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3 है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही अलग है। वो कह रहे कि देखो पेपर बन रहा है मेरे पीछे पीछे, बस पकड़े रहो मुझे। लेकिन ना बेटी ये बताओ, फ्रांस के राष्ट्रपति आए भारत, यूरोप में फ्रांस है कहां? उसकी सीमा किसके साथ लगती है? बताओ बेटा, तुम बताओ, आए थे कि नहीं? हाँ जी, देखो बहुत लोग पलट रहे हैं। ये थोड़ा दिन पहले पलट लिए होते। रहीमन डंडा राखिए बिन डंडा सब सून, हमने थोड़ा चेंज कर दिया श्लोक में। और डंडा मिले ना उबरे। गुरुकुल के सारे स्टूडेंट्स, बहुत मार खाना तुम लोगों को। बताओ फ्रांस का राष्ट्रपति आके चला भी गया, हाँ तुम्हें ये नहीं पता फ्रांस है कहां? है? और तुम्हारे टीचर ने तुम्हें हिस्ट्री भी पढ़ाई होगी, वर्ल्ड वॉर भी पढ़ाया होगा, नहीं पढ़े? खुद से भी नहीं कभी पलट के देखे, वर्ल्ड वॉर तो सुना ही नहीं होगा। अब तीसरी वाली तो होने जा रही है हमारे तुम्हारे बीच में, जिसमें जीतना मेरा तय है। लेकिन तुम कुटाओगे बहुत कायदे से। फर्स्ट और सेकंड तो तुम्हारी स्किप हो गई, लेकिन तीसरी तुम्हारी बड़ी सही होगी। ठीक है? तो अभी आज से क्या करना है? अब सबसे बड़ी बात है, आज म्यांमार की न्यूज आई है। उसके और हमारे बीच में एक मैत्री पुल था, जिसमें अब पिछले कुछ समय से भारत में म्यांमार के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को डीस्टेबलाइज करने का प्रयास चल रहा था। आंतरिक सुरक्षा के लिए एक हमारे पास दिक्कत, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी में उसका रास्ते का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आपको कोई न्यूज समझ में आए ना आए, भाड़ की बात, बाद में देखेंगे उसको। पहले वो है कहां? वो जो पुल आज यहां पे देखा गया, भारत के किस राज्य से म्यांमार की कहां से सीमा खुलती है? तुम्हारे मन में तो पूरा म्यांमार ही खुला पड़ा है। वो एक पुल है, वो कहां उसकी लोकेशन है? किसने मैप पे आज ड्रॉ किया? भारत के किस राज्य से होकर जाता है? देखो किसी ने नाम लिया मिजोरम। बेटा ये बताओ मिजोरम कहां है? मिजोरम के आसपास के राज्य कौन से हैं? कहां? जानते हो विद्यार्थी किसे कहते हैं? जो विद्या की अर्थी उठा दे। तुम लोग विद्यार्थी हो क्योंकि तुमने विद्या की अर्थी उठा दी है। राम नाम सत्य हो चुका है, खत्म है। त्रिपुरा बेचारा सोच रहा होगा हम कहां थे, कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। तुम्हारे मन में मणिपुर ने अपनी जगह बदल दी। संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा कि भारत के राज्यों को गुरुकुल स्टूडेंट के हिसाब से रिस्ट्रक्चर करो। और तुम्हें हंसी आ रही है इस पे। सो न्यूज का पहला नियम, अगर अभी भी वक्त है, ठीक है, हमारे एक सज्जन उज्जैन से हैं, तो महाकाल के दर्शन करने जाते आदमी अपना पाप सब जो है दान करा था। अभी भी अपना पाप दान कर दो
और अब मैप के साथ न्यूज़पेपर खोलोगे, ठीक है, जो भी न्यूज आ रही है, चाहे गजा हो गई, यूक्रेन, अभी 2-4 लोगों से यूक्रेन पूछ लूं तो मुझे नहीं पता होगा, वो कहेंगे यहीं पर, यहीं बम गिरा है, ठीक है, पास में। यूक्रेन कहाँ है, उसका बॉर्डर किसके साथ लग रहा है, केवल रशिया के साथ लग रहा है, कोई और भी देश है, दक्षिणी चीन सागर कहाँ है, मालदीव को कई लोगों ने मिटा ही दिया था, लेकिन पूछो मालदीव है कहाँ, मालदीव और मॉरिशस में क्या डिफरेंस है, नहीं याद होगा। पहले तो विजुअलाइज करना सीखो। अब ये क्या कहता है, कहता है कि ह्यूमन एंड प्लेसेस आर रिलेटेड और इंटरैक्ट। रिलेटेड मतलब हम जिसके साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करें, जैसे हम पाकिस्तान रिलेटेड है कि हम 1947 में जुड़े हुए थे। इंटरैक्शन जैसे हम अपने देश के राज्यों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे आप अलग अलग राज्यों के साथ आए होगे, आप उत्तर प्रदेश में हो, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ की चीजों के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हो, तो इंटरैक्शन में जो जल, जंगल, जमीन, जिसे हम लोग कहते हैं पर्यावरण, इन सब के साथ जो हम एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज करते हैं, ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा का एक्सचेंज करते हैं। तो इंटरैक्ट और रिलेशंस, दो तरीके से मानव का अपनी भूगोल के साथ संबंध होता है, दो तरीके से संबंध होता है। पहला, ह्यूमन का उस प्लेस के साथ, प्लेस का मतलब यहां आगे चलकर हम इसको ज्योग्राफी के रूप में डिफाइन करेंगे। पहला वो संबंधित होता है, दूसरा वो अंतर संबंधित होता है। याद रहेगा, दो तरीके के रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करते हैं, और आगे चलकर भूगोल से ही जियोपॉलिटिक्स जन्म लेती है। ये संसार के जो युद्ध होते हैं, जो मैकाइंडर का हार्टलैंड थ्योरी दी गई थी, या दुनिया की तमाम थ्योरीज जो है, उन सब के पीछे ज्योग्राफी है, इस कोर्स के पीछे, और उसमें रिलेटेड और जो इंटरैक्ट है, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनसीईआरटी पहले बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन डिजर्ट। भूगोल हमें बहुत कुछ देता है ज्ञान। भूगोल अगर नहीं होगा, मैंने अक्सर कहा है कि जलवायु सभ्यताओं को जन्म देती है। लाइन बोली थी ना, क्लाइमेट गिव द बर्थ टू कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस। ये भूगोल है जो इतिहास का निर्माण करता है। लिख लो ये लाइन, भूगोल के बिना इतिहास नहीं लिखा जाता। भारत में सबसे ज्यादा आक्रमण उत्तर में ही क्यों हुआ, दक्षिण में क्यों नहीं हुए? बिकॉज ऑफ पैसेजेस कि जो आक्रांता थे। कितने लोग इसका जवाब ईमानदारी से पता है कि भारत में जितने भी आक्रमण हुए मैक्सिमम मध्यकाल के, वो नॉर्थ से क्यों हुए, नॉर्थ वेस्ट से क्यों हुए, साउथ से नहीं हुए? बस अभी लिखो, इसको समझाता हूं। कारण और प्रभाव दो चीजें, सिर्फ एक कारण नहीं कि तुम्हारे पैसेजेस खुले हुए थे इसलिए वो अंदर चले आए, कुछ और भी कारण मौजूद था, समझेंगे अभी। लिखो, फॉर एग्जांपल, पीपल लिविंग इन डेजर्ट। अब हम समझते हैं प्लेस, रिलेशन और इंटरेक्शन क्या होता है। ये बहुत गहरा है। तो डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट हॉट एंड कोल्ड दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है, यानी हॉट भी बोलते हैं उसको, कोल्ड भी बोलते हैं। जैसे अटाकामा कोल्ड डेजर्ट है, गोबी कोल्ड डेजर्ट है, सहारा हॉट डेजर्ट है, थार हॉट डेजर्ट है। यहां तापांतर बहुत पाया जाता है, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस। डेजर्ट में जाओगे, दिन में असहनीय गर्मी, रात में ठंड होने लगती है। अब सवाल यह है, ज्योग्राफी हमें क्या सिखाता है? ज्योग्राफी सबसे पहले, जब हम ह्यूमन सेंट्रिक बात करें, मनुष्य के आधार को हम लेकर बात करें, एंथ्रो को बात करें, तो भूगोल में वो किस तरह से अपने परिवेश को अडॉप्ट करता है, अनुकूलित करता है। मनुष्य की पूरी जीवन गाथा ही, या जीवन की जीवन गाथा अनुकूलन की गाथा, एडॉप्टेशन की है, ठीक है। हाउ डू डेजर्ट पीपल अडॉप्ट? अब डेजर्ट के लोग कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं? उनके शरीर में चेंज हो जाते हैं, वो बहुत कम पानी में रहते हैं, वहां की पत्तियां ज़ेरोफाइट्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ज़ेरोफाइट्स। वो पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं पानी की तलाश में। वहां के जानवर जो पाए जाते हैं वो भूरे रंग के होते हैं, जो सांप, गिरगिट, वहां गहरे रंग के नहीं पाए जाते, क्योंकि गहरा रंग क्या करेगा? तापमान को आकर्षित करता है। डेजर्ट के लोगों का रंग गहरा होगा, लेकिन कपड़े वो हल्के कलर के पहनेंगे, वो कम पानी में सरवाइव करेंगे। वहां का जानवर, ऊंट, कई कई दिन बिना पानी पिए रह सकता है। नोटिस किया तुमने? यहां के लोगों का शरीर कम पानी में काम करने योग्य हो जाता है। तो हाउ डेजर्ट पीपल अडॉप्ट देमसेल्फ, अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं। और ये एग्जांपल है, जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां का अलग एडॉप्टेशन होगा, जहां पानी ज्यादा होता है वहां का एडॉप्टेशन अलग होगा, मैदानों का एडॉप्टेशन
अलग होगा। आप कभी गर्मी के क्षेत्र से जाएं, अचानक से कहीं ठंडी में घूमने चले जाएं, अचानक से आपको जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो दिस इज एडेप्टेबिलिटी प्रोसेस। नेक्स्ट वन, हाउ दे कंजर्व एंड यूज ऑफ वाटर। पानी कम है, डेजर्ट का मतलब क्या हुआ, वह क्षेत्र, पहली बात तो तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए सर डेजर्ट बताओ क्या होता है, तुमने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। रेगिस्तान किसे कहते हैं, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे रेगिस्तान कहते हैं। द प्लेस, दैट ज्योग्राफिकल प्लेस वेयर लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल अकर्स, लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल्स अकर। जो वह स्थान जहां 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम पानी बरसता उसे डेजर्ट कहते हैं। यह शुष्क क्षेत्र, ड्राई रीजन होता है। हाँ, नो जेनेटिक्स, ये रिलेशनशिप में होता है। जैसे पाकिस्तान हमारा क्या है, नेबर है, तो वो क्या है, रिलेटेड है हमसे, लेकिन वेनेजुएला हमसे रिलेटेड नहीं है। हम वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। मान लो कोई नदी है, तो नदी बहकर बांग्लादेश से भारत में आ रही है, तो उसके ज्योग्राफिकल रिलेशंस हैं। उस पानी को हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, पानी को सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। कावेरी जल विवाद, ये दो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बह रही है, एक राज्य के लोग गन्ने की खेती की वजह से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंटर रिलेटेड हो गया। ये डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? मालदीव अरब सागर में है, ये रिलेटेड है हमसे कि भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में ये है। हम इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारे टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, हम टूरिस्ट को नहीं जाने दे रहे हैं, वो हमारी सेनाओं को बाहर निकल रहा है, इंटरेक्टेड। फिर इसको स्पेसिफिक मत करो, जरूरी नहीं कि हम रिसोर्स को यूटिलाइज करें, हम उस जगह के साथ कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो जैसे हम अब बात करते हैं भारत का वृहद क्षेत्र, तो मान लो इंडोनेशिया तक है, जकार्ता आगे न्यू पपुआ गिनी है, लेकिन हम वहां कभी जा ही नहीं रहे, हम उनसे बात नहीं कर रहे, हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो डायनेमिज्म के कॉन्सेप्ट में, गतिशीलता के कॉन्सेप्ट में इंटर रिलेशंस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ एंड वेयर डू दे वर्क, वो किस तरह से मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं। अब डेजर्ट के लोगों को एक जगह कृषि मिलेगी, वो लगातार क्या करेंगे, खाने की तलाश में, खाद्य सुरक्षा की तलाश में मूव करते रहेंगे। तो क्या कभी डेजर्ट में एक बड़ी सभ्यता जन्म ले पाएगी, अभी आज तक हमें कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है। सभ्यताएं मुख्यतः नदियों के किनारे रही हैं। व्हाट काइंड ऑफ शेल्टर एंड सेटलमेंट, क्या आपके मकानों की तरह फ्लैट मकान होंगे ऐसे जैसे ये बने हैं रेगिस्तान में, नहीं होंगे ना। तो क्या करना होगा, किस तरह का सेटलमेंट है, किस तरह का आश्रय है, तंबू बना के रहते हैं, वहां धूल उड़ती है, फिर वो क्या होता है, उठा के कहीं और लेके चले जाते हैं। जैसे जैसे बारखान मूव होता रहता है, बारखान मतलब बालू के टीले, वो मूव करते रहते हैं, उसी तरीके से उनके तंबू भी मूव करते हैं। ऊंटों पे लाद के वो क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। या ऐसे मकान, मिट्टी के मकान बनाते हैं जो तापमान को सह सके, नहीं तो इतनी गर्मी में वो कंक्रीट के मकानों में क्या हो जाएगा, उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ज्योग्राफी हमें बताता है कि जब हम कहीं रिलेशन में आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं तो हम अनुकूलित होने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, अनुकूलन है, एडॉप्टेबिलिटी है। जैसे आप रिलेट हुए, आपको किसी ठंडी जगह आपकी पोस्टिंग हो गई, एग्जांपल लीजिए, तो रिलेट हुआ कि भाई आपने एग्जाम दिया यूपीएससी का और कल आपको हिमाचल कैडर मिल गया, मेरे एक स्टूडेंट को भी मिला है। अब हिमाचल कैडर आपको मिला है, नाउ यू आर रिलेटेड टू योर सर्विस रिलेटेड टू विच कैडर, हिमाचल। अब इसको समझना ध्यान से। नाउ अब आप आते हैं दक्षिण भारत से या मध्य भारत से, पश्चिम भारत से, गर्म क्षेत्र से आते हैं, और अचानक से जब आप पहुंचे और एयरपोर्ट पर उतरे, अचानक से ठंडी हवाओं से आपका सामना हुआ। नाउ योर इंटरेक्शन स्टार्ट विद योर ज्योग्राफी। अब वो ज्योग्राफी क्या है, ऊंचा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, समुद्र तल से ऊंचा है, तो वहां पे क्या होता है, तापमान कम होता है, हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है। अब अचानक से आप क्या हुआ, ठंडा आपको एहसास हुआ, तो क्या करोगे आप एयरपोर्ट से निकलते जब आपको ठंड लगी, गर्म कपड़े पहनना शुरू करोगे कि नहीं करोगे, मफलर वफलर शॉल वॉल,
तो योर एडॉप्टिबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शंस। फिर गए, मान लीजिए आप समुद्री क्षेत्र के रहने वाले हैं, मछली मछली खाने की आदत है, वहां नहीं मिल रही आपको, तो शुरुआत में आपको क्या होगा, तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। देन यू स्टार्ट एडॉप्टिंग योर एनवायरमेंट। फिर आप वहां का क्लाइमेट, वहां का खान पान, वहां की जलवायु, आप हो सकता है बीमार पड़ जाओ, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर थोड़े समय बाद आप उसको क्या करते हो, अडॉप्ट कर लेते हो। फिर जब आप लंबे समय के बाद वापस अपने गर्म क्षेत्र में आते हो, अब जरा सी भी गर्मी आपको क्या कर देती है, परेशान कर देती है। हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा? तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट अडॉप्टिंग योर प्लेस। सो या देयर आर टू कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस। और ये जब इंटरेक्शंस होता है तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब दो शत्रु देश आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, इंटरेक्शन डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के देश आपस में रिलेट हुए, रिलेशन में बाउंड्री थी, लेकिन जब उन्होंने ईयू बनाया, यूरोपियन यूनियन, तो उन्होंने क्या किया, सारा लेबर और सारे गुड्स के मूवमेंट को फ्री कर दिया। एक पासपोर्ट से आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में जा सकते हैं। तो ये कैन बी नाइदर, कैन आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बोथ। लेकिन भूगोल हमारी संस्कृतियों को जन्म देता है, पहली चीज हमें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हम तो आईएएस बनने जा रहे हैं, कोई भूगोलवेत्ता तो बनने नहीं जा रहे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कितना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते। ओ, बताते भी नहीं है तुम लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक खा गया मैं आज तुम्हारा। अरे देखो, मुझे एक राजेश को फोन करो, देखो चाय मिल जाएगी क्या एक? अरे हमारा ब्रेकफास्ट छूट गया। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्व पर हम बात करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर को ज्योग्राफी में सीखना क्या चाहिए, क्योंकि यही यूनिवर्स एक एस्ट्रोजियोफिजिक्स का स्टूडेंट पढ़ता है, यही जियोलॉजी का स्टूडेंट यही पृथ्वी के बारे में पढ़ता है। तो सवाल, एक आईएएस ऑफिसर को क्या पढ़ना चाहिए, उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए पढ़ते समय? पहला एटीट्यूड हमने सीखा कि ज्योग्राफी में जो प्लेसेस है, ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज मोस्ट डायनेमिक। हमारे कोर में कौन है? ह्यूमन है। आप ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का पूरा सिलेबस, अगर सर ने एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाया होगा, तुमने देखा होगा एंथ्रो ही कोर में है। वही पॉल्यूशन कर रहा है, वही गंदगी मचा रहा है, वही पेड़ काट रहा है, वही जानवरों को मार रहा है, वही सीएफसी छोड़ रहा है, वही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कर रहा है, वही ओजोन को बर्बाद कर रहा है, वही पानी को गंदा कर रहा है, वो प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहा है। यही सब तो पढ़ाया। कौन कर रहा है? वही पेड़ों को काट रहा है, कार्बन सिंक को नष्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जला रहा है, मेथेन वही बढ़ा रहा है। कौन कर रहा है? ह्यूमंस। तो पूरा सब्जेक्ट तैयार है इसी एंथ्रो की वजह से। तो ज्योग्राफी में जो ह्यूमन अपने प्लेसेस के साथ रिलेटेड और इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन मींस काइनेटिक, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, तो वही ज्योग्राफी का कोर बेस है। और मैंने बताया कि भूगोल में जो अडॉप्टेशन की प्रक्रिया है, यानी आप अपने जलवायु के प्रति जब अनुकूलित होते हैं तो आपका इतिहास, सभ्यता और संस्कृति जन्म लेती है। हमारे यहां झारखंड के लोग हैं, उनका खान पान अलग होगा, राजस्थान के कोई होंगे उनका खान पान अलग होगा, एमपी वालों का खान पान अलग होगा, हमारे बंगाली बाबू का खान पान अलग होगा। क्यों? कोई गलत और सही नहीं है। कोई हमारे जैसे मराठा ग्रुप है तो इनको यहां के खान पान में दिक्कत होगी, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में हम इसको एडॉप्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी हमें वो एडॉप्टेशन बताता है और उसी से हमारा क्या होता है। अगर हम इस क्लास को देखें तो ये डाइवर्स क्लास है, कल्चरली ये डाइवर्स क्लास है, अलग अलग बोली, भाषा, धर्म, इन सब के लोग हमारे साथ आ गए। तो अब सवाल है कि भूगोल से हमें पढ़ना, हमें आईएएस ऑफिसर को कैसे पढ़ना चाहिए? पहला, ज्योग्राफी आपको नेचुरल एनवायरनमेंट की नॉलेज देता है, पहला काम तो यही करता है, यानी आपको आपके प्राकृतिक पर्यावरण की समझ बताता है। और आप ही नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, देखो बाहर देखो पत्तियां गिर रही हैं, क्यों गिर रही हैं? आप किस जगह पे? पर्णपाती, ये वृक्षों का क्षेत्र है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, अचानक से मौसम में गर्मी आ रही है, तो इस परिवर्तन में इन पत्तियों को नुकसान ना हो इसीलिए वो अपनी पत्तियों को क्या कर दे रहे, गिराकर नई पत्तियों का जन्म होगा। दिस इज एडाप्टेशन प्रोसेस। आप अभी वर्षा क्षेत्र में चले जाओ, वहां पत्तियां नहीं गिरेंगी,
क्योंकि अगर वो पत्तियां गिर गई तो पौधा तबाह हो जाएगा, यहां पत्तियां नहीं गिरी तो पौधा तबाह हो जाएगा। कौन इनको गवर्न करता होगा? सोचो, मैकेनिज्म सोचिए, अडॉप्टेबिलिटी है ये। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसने कहा ना पत्ती रखेंगे ना गिराएंगे, पत्ती को कांटे में कन्वर्ट कर देंगे। श्रब्स एंड बुशेस, कैक्टस, कीकर, तो ये वहां पर तुम्हें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एडॉप्टेशन है। तो सबसे पहले हमें नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है, चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे, फ्लोरा और फौना। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्यों है? हम बायोलॉजी तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट ही वो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट है जो हमें एनर्जी और मैटर इंटरेक्शन को सिखाएगा। पूरी ज्योग्राफी सिर्फ 4 शब्दों में बटी हुई है, और जिसके लिए मेरे लिए तो मैं तो हमेशा कहता हूं मेरी ज्योग्राफी 3 शब्दों में है। पूरी मेरी ज्योग्राफी का तंबू सिर्फ 3 बंबू टिका है, एनर्जी, मैटर एंड होम्योस्टेसिस। मैं चौथी चीज जानता ही नहीं ज्योग्राफी में। मेरी ज्योग्राफी का तंबू सिर्फ 3 बंबू पे, एनर्जी यानी ऊर्जा, मैटर यानी द्रव्य, और होम्योस्टेसिस यानी समस्थिति। ठीक है? होमोसैपियंस को छोड़कर हर चीज होम्योस्टेसिस है। सिर्फ होमोसैपियंस नहीं है, सिर्फ मनुष्य नहीं है, बाकी सब कुछ संतुलन में है। कुछ चाय वाय की व्यवस्था है? आए नहीं लाए? क्यों? 2 घंटा हो गया मुझे। अब क्या जुल्म की इंतहा हो रखी है यहां पे। चलो खैर, तो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? इंटरेक्शन हम किससे करेंगे? हम 4 आयामों से इंटरेक्शन करते हैं। देयर आर 4 डायमेंशंस। कौन कौन से? 4 डायमेंशन है। जरा देख लेते हैं एक बार। पहला होता है लिथोस्फीयर। फिर से इसको डिटेल में बताऊंगा। लिथोस्फीयर अर्थात लिथोस का मतलब होता है स्थल, चट्टान। चट्टान को लैटिन में क्या बोलते हैं? लिथोस। स्फीयर का मतलब होता है आयाम, जिसमें द्रव्य और ऊर्जा लगातार बहती है, तो इसको बोलते हैं स्थल मंडल या आयाम मंडल। पहला। तो हमारे जीवन का आधार क्या है? स्थल मंडल। हम कहां रहते हैं? ये मिट्टी किससे बनी? चट्टानों से ही तो बनी। तो लिथोस, ये पेड़ पौधे, जड़ें कहां हैं इनकी? हमारे मकान की जड़ें कहां है? नदियां कहां बहती हैं? समुद्र की तलहटी क्या है? सब लिथोस्फीयर है। तो हमारे जीवन का जो आधार है वो कौन है? लिथोस्फीयर। लिथो मतलब चट्टान। दूसरा एटमॉस्फियर। थोड़ी देर नाक बंद करो, पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो एटमो मतलब होता है, एटमो लैटिन रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है एयर। स्फीयर यानी मंडल, इसको बोलेंगे वायु मंडल। तीसरी चीज होती है हाइड्रोस्फीयर। जो नेचुरल एनवायरनमेंट लिखा है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है जल, स्फीयर मतलब होता है मंडल, जल मंडल, हाइड्रो मतलब वाटर। और चौथा है बायो, बायोस्फीयर यानी बायो मतलब लाइफ, बायो का लैटिन रूट मतलब लाइफ, स्फीयर यानी मंडल यानी जय मंडल, जहां जीवन है, जहां हम है। तो ये 4 आयाम है टोटल, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। लेकिन ये ऐसे नहीं है, भूगोल में इनकी जगह बदल जाती है। इन चारों को जोड़ने वाली, जैसे माला के मनके होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए धागा होता है, तो वो धागा होता है एनर्जी और मैटर। ये संपूर्ण ज्योग्राफी मेरे लिए सिर्फ 3 शब्द है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं हर चीज में प्रूव कर सकता हूं इसको। एनर्जी, मैटर एंड होम्योस्टेसिस। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो पहला भूगोल हमें बताता है कि हमें और इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है? इसी को मिलाकर बनता है पर्यावरण। यही तो एनवायरमेंट है, और क्या है? सर ने पढ़ाया होगा, ये चारों पढ़ाए थे। तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही थी? पढ़ा है? पक्का? क्वेश्चन पूछे? चलो, हाइड्रोस्फीयर के जमे हुए रूप को क्या कहते हैं? इन्हीं को बताने देना। क्या बोलते हैं? अच्छा रुको,
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्या बोलते विक्की? हा, सही बात है। ग्लेशियर, आइस कैप, फलाना ढिकाना, ऐसी बातें बोलो। हाँ, एक सेकेंड, क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, बहुत इसको जानते हो। और क्या बोलते हैं? क्रायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? रुको रुको, क्रायो मतलब क्या होता है बेटी? आप बताओ। एक मिनट, क्या होता है क्रायो मतलब? मिनिमम टेम्परेचर। क्रायो एक लैटिन रूट वर्ड है। क्रायो मतलब होता है अति शीतित, फ्रोजन, परमाफ्रॉस्ट। लेकिन वर्ड इसके लिए यूज होता है क्रायो जब कोई जल या तरल पदार्थ जम जाता है, फ्रोजन हो जाता है, दैट कन्वर्ट इनटू क्रायो। और जल का जमा हुआ रूप, चाहे वो ग्लेशियर हो, परमाफ्रॉस्ट हो, हिमखंड हो, आइस कैप्स हो, ऑल फॉर्म ऑफ वाटर विच इज फ्रोजन इज कम्स अंडर द क्रायोस्फीयर। यूपीएससी वालों ने 3 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत से लोग इसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो ग्लेशियर पढ़कर गए थे और उसमें पूछा था कि क्रायोस्फीयर का विश्व के जलवायु पर क्या असर आएगा, और लोग ये सर के बैठे थे क्रायोस्फीयर क्या पूछ लिया, जबकि ग्लेशियर को ही जो भी पानी जमा हुआ है उसी को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। इसीलिए शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. ओजांग आईएएस एकेडमी गुरुकुल का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसके लिए ओजांग आईएएस एकेडमी में 3 दिन का निशुल्क सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप भी इस निशुल्क सेमिनार से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए और अपनी सीट रिजर्व कीजिए।